हेलो एवरीवन, दिशा लॉ क्लासेस में मैं निशा आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन पर टिक कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। जूरिस्प्रूडेंस अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट पेपर है, साथ ही साथ में बहुत बोरिंग पेपर है, क्योंकि जब भी आप उसे पढ़ना शुरू करते हैं तब आपको लगता है कि पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन याद कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इस वीडियो में मैं आज आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिनको यूज करके जूरिस्प्रूडेंस आपकी फिंगर्स पे याद हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपको जिस ट्रिक से मैंने बताया उस ट्रिक को आपने फॉलो किया तो जूरिस्प्रूडेंस का पेपर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी बुक जो है शुरू से पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा जूरिस्प्रूडेंस किसे कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस की थ्योरीज पढ़ना शुरू कर दिया, तो इससे होता क्या है बच्चों कि हमें वो कुछ याद ही नहीं होती है। और इस चक्कर में जो हम आगे तक के जो क्वेश्चन है वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि आज हमने ये पढ़ा, ठीक है कल कोशिश करेंगे, परसों पढ़ेंगे। ऐसे हम हर डे जो है उस बुक को नेक्स्ट डे पे टाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस अपने आप में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बुक है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले इस बुक को हमें शुरू से नहीं पढ़ना है, इस बुक को हमें पढ़ना है टॉपिक वाइज। टॉपिक मतलब कि आप टॉपिक डिसाइड करना है कौन कौन से टॉपिक में से हमें कैसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि जब भी इसका पेपर आएगा तो वो बहुत ही डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको नहीं आएंगे, आपको लगेगा पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गए। तो आज मैं बता रही हूँ आपको ट्रिक्स। इन ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों। ये ट्रिक मैंने भी अपने ऊपर इस्तेमाल की थी जब मैं खुद पढ़ती थी, तो इसीलिए जो है आपको भी मैं उसी चीज को बता रही हूँ। तो आप इसे फॉलो जरूर कीजिएगा। बाकी आप अपनी मर्जी से किसी तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इस ट्रिक को फॉलो करोगे डेफिनेटली आपको जूरिस्प्रूडेंस जो है बहुत ही इजी लगेगा। सबसे पहले बच्चों, जूरिस्प्रूडेंस को जब आप पढ़ना स्टार्ट करो, अर्थात जब भी सीरीज, चाहे टीबीडी की सीरीज आप पढ़ रहे हो, तो जब भी टीबीडी की सीरीज या फिर बाबीएल सीरीज कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन मत पढ़ो। सबसे पहला, अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से राजस्थान में भीमराव लॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी से आप एलएलबी कर रहे हो, तो आपके यहाँ पे यूनिट वाइज क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको खोलनी है आपकी फोर्थ यूनिट, जिसमें है दो टॉपिक, पहला है कब्जा और दूसरा है स्वामित्व। आपको क्या करना है, जैसे मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, सबसे पहले रजिस्टर पेन लीजिए, अर्थात लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले बच्चों, पजेशन, पजेशन मतलब कब्जा, इसके बारे में आप सभी को पता है कि पजेशन क्या होता है। कब्जा सच्चा, बाकी सब झूठा, अर्थात जिसके पास कब्जा है वही उसका मालिक है। तो कब्जा किसे कहते हैं, ये अपने मन से मत लिख के आना, कोई आपको नंबर नहीं देगा। कुछ थिंकर्स हैं, कुछ जूरिस्ट हैं जिनकी डेफिनेशन जो है आपकी सीरीज में बुक में मेंशन की गई है, स्पेशली आपको जैसे सामंड की है, हॉलैंड की है, या फिर जो है पैटर्न की है, ग्रे की है। ऐसी कुछ डेफिनेशन है, 4-5 डेफिनेशन, वो आप क्या कीजिए अपने पेज पे लिख लीजिए। 5-6 डेफिनेशन सफिशिएंट है, लेकिन डेफिनेशन जो है बच्चों जरूर से लिखिएगा। ओके, डेफिनेशन को लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आप पजेशन का मतलब जो है कितने प्रकार का पजेशन होता है, उसके असेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं। तो आपके पास जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हो, चाहे आप सीरीज पढ़ रहे हो, चाहे आप बुक पढ़ रहे हो, या किसी और चीज से पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाइए कि पजेशन जो है आखिर होता क्या है। आपके पास 2-3-4 जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको समेट करके आप 2 या 3 पन्नों में उतार लीजिए कि पजेशन जो है उसके असेंशियल एलिमेंट क्या होता है, जेस्ट स्टडी का सिद्धांत क्या है, दूसरा क्या है आलमरी वर्सेस डेलमरी का केस। ठीक है, ऐसे कुछ चीजें जो आपको लगता है कि हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनके केवल कीवर्ड्स, अर्थात केवल पॉइंट पॉइंट, थ्योरी नहीं लिखनी है। मैं बार बार आपसे कहती हूँ, कुछ बच्चे मुझे मैसेज करके भेजते हैं कि देखो मैडम हमने नोट्स बनाए हैं, एक क्वेश्चन के 10 पन्ने। तो हमें ऐसे नोट्स नहीं बनाने हैं बच्चों, एग्जाम में ये नोट्स काम नहीं करते हैं। इस तरह के नोट्स आपको पहले जब आप पढ़ते हैं तब बनाने चाहिए। एग्जाम में केवल आपको आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको रजिस्टर जो है बनाना है, उसमें क्वेश्चंस लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको पजेशन का क्वेश्चन जो है तैयार करना है। पजेशन का क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आपके पास मैटर लिखा हुआ है आपकी सीरीज में, सारा का सारा लिख लीजिए। अब सपोज कीजिए आपके एग्जाम में सवाल आया कि कब्जा जो है विधि, कब्जे को विधि में 10 में से 9 नंबर मिलते हैं, अर्थात कब्जा विधि का 9 अंक है। आपको लगेगा पता नहीं सवाल कहाँ से आ गया, कैसे करें, या कोई आपसे सामंड की डेफिनेशन पूछ ली, ग्रे की डेफिनेशन पूछ ली, आपको लगेगा कि भाई अब मैं क्या करूं, इस सवाल को कैसे सॉल्व करूं। तो ऐसे बच्चों घबराना मत,
सबसे पहले देखना कि आपसे पूछा क्या गया है, टॉपिक कौन सा है, कब्जा। अगर कब्जा है तो जो भी आपने पढ़ा है, जो भी मैंने आपसे कहा था कि आप शॉर्ट ट्रिक में लिख लीजिए, उस सारे आंसर को वहां पे लिखाना। खाली क्वेश्चन कोई भी छोड़ के आपको नहीं आना है। अगर ब्लैंक छोड़ाओगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा, लेकिन कुछ लिख के आओगे तो ये तो डेफिनेटली है कि आपको मार्क्स मिलेंगे। और चूंकि पूछा गया है कब्जा, तो आप सारी चीजें लिख रहे हैं, जो भी डेफिनेशंस है, जो भी एलिमेंट्स है, जो भी प्रकार है, वो सब आप उसके लिख रहे हैं, तो आपको नंबर एग्जामिनर जरूर से देगा। इसीलिए आप एक पजेशन पे क्वेश्चन तैयार कीजिए। जब आपका एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आप जूरिस्प्रूडेंस के इधर उधर मत झांकिए, सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कीजिए, मुझे सिर्फ पजेशन पढ़ना है, पजेशन के शॉर्ट्स नोट बनाने हैं, शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं। ठीक है, 2.5-3 पन्ने में बस इसको समेट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पढ़िए आप स्वामित्व किसे कहते हैं। स्वामित्व मतलब ओनरशिप क्या होता है, तो उसमें भी आपको यही करना है। सबसे पहले आपको लिखना है ओनरशिप होता क्या है, नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद में कुछ परिभाषाएं, सामंड, ऑस्टिन, ग्रे, हॉलैंड, जो भी परिभाषा आपको लगता है कि ये बहुत ईजी है, मुझे इजीली याद हो रही है, उन 4-5 परिभाषाओं को लिख लीजिए आपके पेजेस में, और उनको ही मल्टीपल रिवीजन कीजिए। आपको अगर 10 परिभाषा याद होती हैं तो आप 10 कीजिए, आपको 15 होती है तो 15 कीजिए, लेकिन अगर कुछ भी याद नहीं हुआ तो कम से कम 5 तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में बिना परिभाषाओं के कोई नंबर आपको नहीं देगा, ये भी तय मान लीजिए। और ऐसे भी नहीं है कि मन से जोड़ करके परिभाषा लिखाओगे, ऐसा भी नहीं है, ऐसा मत करना। ठीक है, 5 परिभाषाएं तो कम से कम याद कर लेना। ठीक है, परिभाषा याद करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि स्वामित्व जो है वो उसके कितने प्रकार हैं, उसके एसेंशियल एलिमेंट कौन से हैं, कब्जा और स्वामित्व में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से एक टॉपिक तैयार कीजिए स्वामित्व का, तो आपकी जो है 4th यूनिट कंप्लीट हो गई। आपको 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, कब्जा और स्वामित्व। सबसे पहले आप ये पढ़िए। जब आपका ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाए, फिर आप शुरू कीजिए, वो पढ़ना है आपको अधिकार और कर्तव्य क्या होता है। देखिए बच्चों, अधिकार और कर्तव्य का जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 100% सवाल आता है, क्योंकि आपकी जो 3rd यूनिट है, अगर राजस्थान की बात करें, ऑल ओवर इंडिया में हो सकता है किसी यूनिट में आ रहा है, लेकिन अधिकार और कर्तव्य का जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्या करना है, 3rd टॉपिक जो लिखना है आपकी रजिस्टर में, 3rd टॉपिक आपको जो तैयार करना है वो करना है अधिकार और कर्तव्य क्या होता है। देखिए, अधिकार किसे कहते हैं, इस पे ये मत लिख देना कि संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक 6 प्रकार के हमारे मूल अधिकार होते हैं। ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया है बच्चों, जूरिस्प्रूडेंस में पूछा गया आपसे कि राइट्स किसे कहते हैं। तो फिर से आपको सामंड, ऑस्टिन, ग्रे, पैटर्न, जो भी परिभाषाएं आपको दी गई हैं आपकी सीरीज में या बुक में, तो आपको वो परिभाषाएं लिखनी है। इसी से ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर बच्चे कहेंगे मैडम हमें मार्क्स नहीं आए। मार्क्स क्यों नहीं आते, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा है कि आप बताओ अधिकार का मतलब क्या होता है। वो पूछ रहा है अधिकार होता क्या है, तो जो थिंकर्स है, जो जूरिस्ट है, जिन्होंने उसको डिफाइन किया है, तो आपको लिखना है कि उन डेफिनेशंस को जो कि थिंकर्स ने बताई है। ठीक है, जैसे अधिकार शक्ति है, अधिकार क्षमता, सामर्थ्य है, तो आपको इस तरह से परिभाषाओं को, और ऐसे नहीं, परिभाषा लिखने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले उस थिंकर का नाम लिखोगे, जो भी जूरिस्ट आप लिख रहे हो, जैसे सामंड लिख रहे हो, अगर आपको पता है सामंड की किताब का नाम, जैसे जूरिस्प्रूडेंस है, किताब का नाम है कोई आपको याद है, तो आप ब्रैकेट में लिखिए, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में हमेशा लाइन छोड़ के, और फिर डेफिनेशन जो आप कोटेशन अपन लिखते हैं, तो वो इस तरह से आपको लिखनी है। डेफिनेशन लिखने का भी तरीका होता है। कभी सेपरेट वीडियो में मैं आपको आंसर किस तरह से कॉपी में लिखते हैं, इसके लिए मैं वीडियो जरूर से बनाऊंगी। फिर उसके बाद में अधिकार जो है उसके कितने प्रकार हैं, परिभाषा, फिर प्रकार, उसके एसेंशियल एलिमेंट, ये आपको लिखने हैं। इसके बाद में कर्तव्य क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके एसेंशियल एलिमेंट, ये आपको लिखने हैं। तो अधिकार और कर्तव्य पे पूरा एक क्वेश्चन तैयार करना है। बच्चों, एक क्वेश्चन जो है जनरली आपकी सीरीज में नहीं लिखा होगा आगे, वो लिखा हुआ है हॉफील्ड का वर्गीकरण। उसमें एक डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे अधिकार, शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य, ठीक है, इस तरह से 4 शब्द लिखे हुए, उनमें चित्र बने हुए हैं, एरो बनाए हुए हैं। तो जिस तरह से आपकी सीरीज में बुक में लिखा हुआ है, तो हॉफील्ड का वर्गीकरण जरूर से पढ़ना, और उसको एग्जाम में जरूर से लिख के आना। भले ही आपसे पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, लेकिन अधिकार कर्तव्य का प्रश्न आया है, तो जरूर से वहां पे ये डायग्राम बना के आना, उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और बच्चों, ऐसे नहीं कि पहला पॉइंट्स लिखना शुरू कर दे, सबसे पहले पॉइंट्स की नंबर लिखना, 1 1 2 3 4 5, उसके बाद उनको एक्सप्लेन करना किस तरह से क्वेश्चंस जो है के आंसर्स लिखते हैं एग्जाम में। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप आंसर राइटिंग भी देख सकते हैं। बाकी आपके एग्जाम जब नजदीक नजदीक आएंगी, तो फिर से मैं आपको एक जो है लिख करके किसी क्वेश्चन को आपको बताऊंगी किस तरह से क्वेश्चन को आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा पजेशन, दूसरा हमने पढ़ा स्वामित्व, तीसरा हमने पढ़ा राइट और ड्यूटीज।
जब 3 खत्म हो जाए इसका मतलब कि हाँ हमारे पास 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। आप थोड़ा खुश हो जाएगा कि हाँ जूरिस्प्रूडेंस अब थोड़ा मुझे समझ में आ रही है। उसके बाद में फिर थर्ड में आपको क्या करना है, मतलब अब और क्या पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको पढ़ना है कि जो है पर्सन क्या होता है। पर्सन मतलब व्यक्ति किसे कहते हैं। आपको मैडम ये क्या क्वेश्चन हुआ। पर्सन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पर्सन किसे कहते हैं इस पे सेपरेट एक शॉर्ट्स बना रखा है। ठीक है, तो आप लोग शॉर्ट्स देखते हैं, लेकिन मैंने कहा था आपको शॉर्ट्स को लिखा कीजिए, क्योंकि वो सभी प्रश्न जो है जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, स्पेशली मैं उन शॉर्ट्स पे ही उन पे ही वीडियोस शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ। ओके, तो इसलिए शॉर्ट्स भी आप लिखा कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पर्सन को तैयार करना है, व्यक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति जो है अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्सन किसे कहते हैं इसको डिफाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन 11 में। कोई भी कंपनी, संगम, व्यक्ति, निकाय जो निगमित हो। अब आपसे प्रश्न पूछे क्या मूर्ति जो है, मूर्ति मतलब जो मंदिर में जो मूर्ति होती है, क्या वो पर्सन होता है। तो जी हाँ, मूर्ति एक लीगल पर्सन होता है। पर्सन दो प्रकार का होता है, पहला होता है नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है लीगल पर्सन। तो मूर्ति जो है वो क्या है, लीगल पर्सन है। ओके, तो क्या मस्जिद जो है वो लीगल पर्सन है। इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि मस्जिद का कोई आकार, मूर्ति जो है इसका एक रूप है। मस्जिद में आपने देखा होगा मजार होती है, इसलिए मस्जिद जो है वो लीगल पर्सन नहीं होती। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब वो क्या होता है, लीगल पर्सन होता है। जो बुक होती है ना गुरु ग्रंथ साहिब में, वो एक लीगल पर्सन होता है। तो इस तरह से आप उस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। व्यक्तित्व वाले सिद्धांत में जो बच्चों 5 तरह की थ्योरी हैं जो बताई गई हैं। सबसे पहले जो है फिक्शन थ्योरी, रियलिस्टिक थ्योरी, परिकल्पना का सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत। ठीक है, इसके अलावा जो है ब्रैकेट थ्योरी और जो है कंसेशन थ्योरी। तो इस तरह से 5 थ्योरी जो है यहाँ मेंशन की गई है। तो व्यक्ति वाले क्वेश्चन में आपको 5 तरह की थ्योरीज लिखनी है, और उनके जो थिंकर्स है, जो उनको जो ओरिजिनेटर है उनके बारे में आपको लिखना है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे मार्क्स दिलाएगा। आपको पढ़ना है पर्सन किसे कहते हैं, उसमें फिर से वही डेफिनेशन लिखनी है, सामंड, ऑस्टिन, ग्रे, पैटर्न, कीटन, जो भी परिभाषा आपके पास लिखी हुई है, पहले परिभाषा लिखनी है, फिर उसके असेंशियल एलिमेंट, फिर व्यक्ति कितने प्रकार का होता है, फिर कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, कौन कौन से व्यक्ति नहीं होते हैं, ये लिखना है आपको। जब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसके बाद में फिर आपको फोर्थ क्वेश्चन जो है तैयार करना है। देखो, फर्स्ट हमने पढ़ा कब्जा, दूसरा पढ़ा स्वामित्व, थर्ड क्वेश्चन पढ़ा हमने अधिकार और कर्तव्य, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ा हमने व्यक्ति, व्यक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, अब व्यक्ति के बाद में हमें एक अगला प्रश्न तैयार करना है, जो पनिशमेंट है उसकी थ्योरीज कौन कौन सी है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके आईपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईपीसी में भी सवाल पूछा जाता है कि पनिशमेंट की 5 थ्योरी है ना। तो उसमें जैसे आपने पढ़ा होगा डिटरेंट थ्योरी, जो है निवारात्मक, प्रतिरोधात्मक, प्रतिशोधात्मक, प्रायश्चित, ऐसे 5 तरह की थ्योरीज हैं। तो आपको पांचों तरह की थ्योरीज पता होना चाहिए कि पांचों तरह की थ्योरीज में क्या क्या बताया गया है। पनिशमेंट के काइंड्स कितने हैं, पनिशमेंट कितने प्रकार के होते हैं, इसे आईपीसी के सेक्शन 53 में मेंशन किया गया है। तो आपको एक पनिशमेंट पे अर्थात दंड पे जो है प्रश्न तैयार करना है। तो ये क्वेश्चन आपको आईपीसी में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, लगभग 2021 में प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, तो आपको ये प्रश्न पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, वो है आपका डेथ पनिशमेंट। डेथ पनिशमेंट जो है इंडिया में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आपका एक प्रश्न आता है। प्रश्न बहुत इजी है, क्योंकि इसमें आपकी थ्योरीज है खुद की। आप जो सोचते हैं कैपिटल पनिशमेंट इज गुड फॉर सोसाइटी और नॉट, इसके ऊपर जुडिशरी में स्पेशली एक ऐसे आता है, निबंध आता है। इसलिए जो है आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो आपको बताना है कि वर्तमान में क्या डेथ पनिशमेंट जो है, कैपिटल पनिशमेंट खत्म होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से आईपीसी के सेक्शन है जिसमें डेथ पनिशमेंट का जिक्र किया गया है। देखिए, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बताती हूँ आईपीसी के कौन कौन से सेक्शन है जिसमें डेथ पनिशमेंट है। सबसे पहला है सेक्शन 121, जिसमें है भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना। फिर है 132, जिसमें है कि सेना नौसेना को विद्रोह करने के लिए उकसाना और सेना विद्रोह कर दे। उसके बाद में पढ़ना है आपको सेक्शन 194, जिसमें डेथ पनिशमेंट है अगर आपने मिथ्या साक्ष्य दिया है और किसी निर्दोष व्यक्ति को फांसी हो जाए। उसके बाद 302, 303, 305, जिसमें है आपने बच्चे को उकसाया है या फिर पागल व्यक्ति को उकसाया आत्महत्या करने के लिए। इसके बाद पढ़ना है आपको सेक्शन 364A, रेप के काफी सारे सेक्शन है जिसमें डेथ पनिशमेंट है, स्पेशली 376 जो है AB और 376A। इसके अलावा फिर आपको पढ़ना है सेक्शन 396, जिसमें है डकैती के लिए हत्या सहित डकैती। तो यहाँ पर भी डेथ पनिशमेंट है। तो इन सेक्शनों को अच्छे से याद रखिए
कि आईपीसी के ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जिसमें डेथ पनिशमेंट का जिक्र किया गया है। तो मैं इसकी कमेंट्री ना बताते हुए सिंपल सेक्शन बताती हूँ। 121, 132, उसके बाद पढ़ना है 194, इसके बाद में आपको पढ़ना है 302, 303, 305, 307 और फिर 364A, 376 के कुछ प्रोविजंस हैं जहां पे डेथ पनिशमेंट है। इसके अलावा 396, इन सेक्शंस पे डेथ पनिशमेंट का जिक्र किया गया है। तो आप बता सकते हो कंधार कांड के बारे में कि कंधार कांड में किस प्रकार से एक जो है जो आतंकवादी है उसको गवर्नमेंट के द्वारा छोड़ा गया, क्यों? क्योंकि जो है उसको जो है जेल में बंद कर रखा था। अगर इस तरह से हम किसी भी जो है आतंकवादी को या फिर किसी भी जो है हार्ड कोर ऑफेंडर को जेल में बंद रखेंगे, डेथ पनिशमेंट नहीं देंगे, तो उससे क्या होगा? क्राइम का जो रेशियो है वो बढ़ेगा, जो है कम नहीं होगा। लेकिन सद्दाम हुसैन की जो है कोटेशंस कोट कर सकते हो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है मोर पेनफुल है बजाय डेथ पनिशमेंट में। डेथ पनिशमेंट व्यक्ति एक शॉट में मर जाता है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है आजीवन कारावास है, मोर पेनफुल है। तो ऐसे बहुत सारी कोटेशंस है, बहुत सारे केस लॉ है जहां पे आप जिक्र कर सकते हो। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस जो है बता सकते हो आप। मच्छी सिंह का लक्ष्मी, ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पे डेथ पनिशमेंट का जिक्र किया गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, रिलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, जुडिशरी की तैयारी करोगे तो आपको बहुत काम आएगा ऐसे में। तो इसलिए आप इसको कहीं से ढूंढ ढूंढ के यूट्यूब से या फिर गूगल से ढूंढ करके और फिर इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। लेकिन ऐसे ये नहीं है कि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो पहला है कब्जा, स्वामित्व, तीसरा जो क्वेश्चन है आपको पढ़ना है अधिकार कर्तव्य, चौथा आपको पढ़ना है व्यक्ति। ये चार क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर बच्चों आपकी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट हो गई। अब आपको पढ़ना है क्या? फर्स्ट यूनिट, जिसमें क्या है आपको पढ़ना है जूरिस्प्रूडेंस किसे कहते हैं। कम से कम 15 परिभाषा तो याद करना। आप कहोगे मैडम 15 परिभाषा कैसे याद होंगी? देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिक्कत है, जूरिस्प्रूडेंस में आपसे क्या करते हैं कि कोई परिभाषा पूछ लेते हैं। विधिशास्त्र विधिवेताओं का स्वर्ग है, बताओ। विधिशास्त्र विधि का नेत्र है, बताइए। विधिशास्त्र विधि का दर्शन है, बताइए। अब आपको लगेगा कि हाय ये प्रश्न क्या आ गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो आपको अगर 15 परिभाषा याद है, तो अगर आपसे कोई एक परिभाषा पूछी गई है तो आप 14 को लिख सकते हैं साथ में वहां पे। उसमें क्या होगा कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप बता सकते हो कि इस थिंकर ने ये कहा है तो बाकी थिंकर्स ने ये कहा है। स्मार्टली आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो जूरिस्प्रूडेंस किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन में जो परिभाषाएं हैं एक बार एक पेज पर लिख करके और उनको रट्टे मार के याद कर लीजिए। ये याद रखिएगा, जूरिस्प्रूडेंस जुडिशरी में नहीं आता है, स्पेशली जो है राजस्थान में नहीं आता है। बाहर हो सकता है किसी स्टेट में आता हो, शायद यूपी में या फिर कोई और स्टेट में आता हो, लेकिन राजस्थान में नहीं आता है। तो इसलिए जूरिस्प्रूडेंस पे ज्यादा दिमाग मत लगाना कि बस इसको याद करना है कि आगे काम आएगा। हाँ, अगर आप एलएलएम करेंगे, नेट का एग्जाम देंगे, तो वहां पे जूरिस्प्रूडेंस जो आपके काम आएगा। इसके बाद आपको जूरिस्प्रूडेंस किसे कहते हैं इसकी परिभाषा याद करनी है। दूसरा क्वेश्चन इसमें तैयार करना है, जूरिस्प्रूडेंस के कौन कौन से सोर्सेज हैं, स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसमें डायग्राम बनाया गया है ऑस्टिन का, सामंड का। तो आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में सोर्सेस को याद करना है। फिर कुछ सोर्सेज हैं जैसे कि पूर्व निर्णय किसे कहते हैं, दूसरा है विधायन क्या होता है, रूढ़ि क्या होता है। ये तीन सोर्सेज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से स्पेशली आपको याद करना है पूर्व निर्णय, जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। पूर्व निर्णय किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपको तैयार करना है अच्छे से। आपकी फर्स्ट यूनिट में से ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो इंपॉर्टेंट है जूरिस्प्रूडेंस किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, और फिर आपको पढ़ना है प्रेसिडेंट क्या होता है, पूर्व निर्णय किसे कहते हैं। फिर से आपको क्या करनी है, 4-5 परिभाषाएं, सामंड, ऑस्टिन, ग्रे, पैटर्न, जो भी आपकी परिभाषा लिखी हुई है सीरीज में, वो आपको याद करनी है। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, पूर्व निर्णय के प्रकार लिखने हैं और उसके एसेंशियल एलिमेंट लिखने हैं। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिस, रेशियो डेसिडेंडी, है ना, ओबिटा डिक्टा, ये 3 तरह के शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि हो सकता है आपके आगे क्वेश्चंस नहीं दिए हो, शॉर्ट नोट में दिए हो। तो बच्चों उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वो किसी भी जुडिशरी के एग्जाम में जो इंटरव्यू होता है वहां पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ओबिटा डिक्टा क्या होता है, अर्थात इत्रोक्ति क्या होती है, स्टेयर डेसिस क्या होता है ना। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे आगे पूछ सकते हैं, प्लस ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ओके, ये शॉर्ट नोट में आपसे पूछे जाते हैं, तीनों जो थ्योरीज हैं ये आपसे शॉर्ट नोट में पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपको परिभाषा पढ़नी है, सोर्सेस पढ़ने हैं, स्पेशली रूढ़ी के एसेंशियल एलिमेंट पढ़ लेना। बहुत ईजी है। रूढ़ी जो है वो प्राचीन होनी चाहिए, रीजनेबल होनी, युक्त होना चाहिए, ठीक है, लोक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। ऐसे पॉइंट्स दे रखे 6-7, बस आपको सिंपल याद करने हैं, क्योंकि रूढ़ी पे बाई चांस अगर शॉर्ट नोट आ गया तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। लेकिन पूर्व निर्णय को अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि पूर्व निर्णय जो है
प्रेसिडेंट, हो सकता है आपसे कोई परिभाषा पूछ ले, तो आप डरिएगा मत। परिभाषा पूछी गई है तो आप सिर्फ देखना कि टॉपिक क्या है, उस टॉपिक पे लिखना शुरू कर देगा। जो भी आपने 1.5-2 पन्ने में लिखा हुआ है वो सब आंसर वहां पे लिखाइएगा। इसके बाद अब बची सबसे लास्ट जो है, जो आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है और जो कंफ्यूजिंग जो है आपके जो टॉपिक्स है, वो है आपका स्कूल्स। देखिए जूरिस्प्रूडेंस में स्कूल के बारे में बताया गया है, नेचुरल स्कूल होती है, हिस्टोरिकल स्कूल है, सोशियोलॉजिकल स्कूल है, एनालिटिकल स्कूल है। तो आपको लगेगा पता नहीं कैसे पढ़े, क्या पढ़े। देखो बच्चों, आपको अभी डीप में नहीं जाना है, बहुत ही गहराई में। अगर आप नेट का एग्जाम देंगे तब आप इनको गहराई से पढ़िएगा। फिलहाल एलएलबी में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इनको बहुत ही अंदर जाकर के पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जूरिस्प्रूडेंस की जो बुक है वो इतनी बड़ी है, अनिरुद्ध प्रसाद की बहुत ही बड़ी बुक है। वो इतना हम नहीं पढ़ सकते हैं, हमारे दिमाग में इतना स्पेस नहीं है कि हम उसको स्टोर कर देंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर स्कूल पे प्रश्न अटेम्प्ट करते हो तो सबसे पहले बताओ आप एग्जामिनर को 4 प्रकार के स्कूल होती हैं। सबसे पहले नेचुरल स्कूल है, दूसरा है एनालिटिकल है, विश्लेषणात्मक है, हिस्टोरिकल स्कूल है, सोशियोलॉजिकल स्कूल है। क्योंकि 4 पे ही प्रश्न आता है इसलिए 4 ही याद कर लीजिए। अब यहाँ पे आपसे सवाल जो है किस किस थिंकर पे आता है, कौन कौन से ऐसे जूरिस्ट है जिनके ऊपर आपका सवाल आता है। 4 थिंकर जो है उनको तैयार कर लीजिए। सबसे पहले आप याद कीजिए ऑस्टिन का जो है कमांड थ्योरी। ऑस्टिन जो है उसकी कौन सी है, कमांड थ्योरी, अर्थात संप्रभु समादेश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑस्टिन जो है सिर्फ उसको पढ़ना है, ऑस्टिन की कमांड थ्योरी क्या है इसको पढ़ना है, इस प्रश्न को। दूसरा फिर पढ़ना है आपको केल्सन। केल्सन जो है उसका प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है ना, विशुद्ध विधि का सिद्धांत, ग्रैंड नॉर्म का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। तो केल्सन की जो ग्रैंड नॉर्म थ्योरी है ये पढ़ना है। तीसरा आपको पढ़ना है सेवनी का लोक चेतना का सिद्धांत। सेवनी जो है उसका लोक चेतना का सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं वोगजिस्ट थ्योरी। और चौथा आपको पढ़ना है वो है रास्को पाउंड की सोशल इंजीनियरिंग। इन 4 में से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा। अब हो ऐसा नहीं कि और नहीं है, जैसे हेनरी मैन है, ड्यूगेट है, ऐसे बहुत सारे और थिंकर्स हैं, लेकिन हाँ इन चारों में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा पक्के से। तो इसलिए सबसे पहले आप ऑस्टिन, केल्सन, रास्को पाउंड और साथ ही साथ में सेवनी। सेवनी चूंकि हिस्टोरिकल स्कूल के थे, ये आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकल स्कूल के थे, है ना। रास्को पाउंड जो है सोशियोलॉजिकल स्कूल के थे, और केल्सन जो है वो एनालिटिकल जो है स्कूल्स के थे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, देखना कि आखिर वो जो थ्योरी है उसका मेन पॉइंट क्या है, और फिर कर देना उसकी आलोचना। जैसे ऑस्टिन की पढ़ोगे तो केल्सन उसकी आलोचना करेगा, वो किस तरह से करेगा। केल्सन की थ्योरी है उसकी आलोचना जो है सेवनी कैसे कर रहा है और कोई कैसे कर रहा है। तो उसका आपको करना है आलोचनात्मक मूल्यांकन, कि आखिर उस प्रश्न में जो है जो थ्योरी है उसकी क्या आलोचना हुई है। तो बहुत ही इजी है बच्चों, आप सिर्फ क्या कीजिए, पहले उसके जो थ्योरी है उसके पॉइंट्स को आप एक पेज पे लिख लीजिए, और उसकी आलोचना को, ज्यादा आप थ्योरी मत पढ़िए। पहले उस क्वेश्चन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो याद कर लो। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब पॉइंट्स मेन जो है वो याद कर लो। उसके बाद में जो है फिर आपको क्या करना है, जो है उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे, सिर्फ पॉइंट्स के, ओके, जिससे आपको समझ में आया कि थ्योरी है क्या, केल्सन कौन है, उसके उसके बारे में जो कुछ अगर आपको पता लग रहा है आपके बुक में लिखा हुआ है तो वहां पे भी आप चाहे तो मेंशन कर सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो में मैंने बताया आपको पढ़ना कैसे है। हमें शुरू में थ्योरी पढ़ना नहीं है बच्चों, अगर आपने शुरू में थ्योरीज पढ़ना शुरू कर दिया तो कभी वो खत्म ही नहीं होगा। अगर आपने जिस तरह से मैंने बताया है कि आपको इस टॉपिक को पहले पढ़ना है, तो आप देखिएगा कि आपका जूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस विद इन 5 डेज या 6 डेज में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पहले मैंने आपको बताया है हमेशा सरल से कठिन की तरफ जाना चाहिए, कभी भी टफ चीजों को पहले नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप टफ पढ़ना शुरू कर दोगे बच्चों तो जो चीजें इजी हैं वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। जैसे कि अगर आप शुरू से पढ़ना शुरू करते परिभाषा पढ़ के, थ्योरीज पढ़ के, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आगे तो कितना सरल चीजें दी हुई है। सबसे पहले हमें पढ़ना है कब्जा, स्वामित्व पढ़ना है, उसके बाद हमें पढ़ना है अधिकार कर्तव्य, फिर हमें पढ़ना है 4th नंबर पे वो है पर्सन, 5th नंबर पे हमें पढ़ना है डेफिनेशन किसकी, जूरिस्प्रूडेंस की, फिर हमें पढ़ना है उसके सोर्सेज, शोध, फिर हमें पढ़ना है पूर्व निर्णय का सिद्धांत क्या होता है, पूर्व निर्णय प्रेसिडेंट किसे कहते हैं, पूर्व निर्णय आर्टिकल 141 में सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेसिडेंट है, पूर्व निर्णय है, वो सभी कोर्ट्स पे बाउंड होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो ही उसे ही हम कहते हैं नजीर, है ना, नजीर भी हम कहते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पूर्व निर्णय पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है ऑस्टिन, केल्सन, रास्को पाउंड और सेवनी। जो जो क्वेश्चंस मैंने बोले हैं उसको इसी क्रम में लिख लीजिए। फिर देखिएगा चमत्कार क्या होगा कि आपको सारे क्वेश्चन इस सीरीज में, आपको सारे क्वेश्चन जो है पेपर में मिलेंगे। आप कहोगे मैडम आपने सारे क्वेश्चंस बता दिए। देखिए बच्चों, मैंने सारे क्वेश्चंस किस तरह से बताए हैं, आपको पेपर में तैयारी इस तरह से करनी है
कि आपके पास ऑप्शन हो कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, ना कि वहां आप क्वेश्चन ढूंढते फिरोगे, अरे मुझे क्या करूं, मैं कहाँ से पढूं, कैसे करूं। एक बार हमें थोड़ा समय लगेगा पढ़ने में बच्चों, लेकिन जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो डेफिनेटली जो है आप उससे बड़ा प्रसन्न हो जाओगे कि मैडम हमारा रिजल्ट इतना अच्छा कैसे आ गया, क्योंकि आपने जो है सिस्टमेटिक पढ़ाई की है, आपने पूरा सिस्टमेटिक पढ़ाई की है, कोई क्वेश्चन आपने छोड़ा नहीं है। आप एग्जाम हॉल में जब जाओगे तो पूरे कॉन्फिडेंस से जाओगे, घबराहट नहीं होगी, ना ही चीटिंग करने की कोशिश करोगे दर्द से। तो इसलिए जो है बच्चों, मैं इसी बात पे भरोसा करती हूँ कि 10 में से 10 क्वेश्चन मुझे आए। इसलिए बच्चों, सही टीचर वही होता है जो अपने बच्चों को गाइडेंस देता है, प्रॉपर गाइडेंस, सही रास्ते में भेजता है, ताकि बच्चा जो है वो अपनी लाइफ में सक्सेस जो है प्राप्त कर सके। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं लेके आऊंगी।